नमस्कार। अगर आप में से कोई उपस्थित हो तो कृपया कमेंट के द्वारा सूचित करें ताकि मैं कार्यक्रम शुरू कर सकूं। तो सूचना है तो कुछ मित्र तो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं सबसे पहले तो जनसुलभ पुस्तकालय और इसके संचालक मित्र अर्पण कुमार जी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने त्रिलोचन पर एक श्रृंखला शुरू की। पिछली सदी और नई सदी में भी काफी लंबे समय तक वो रहे कि सबसे महत्वपूर्ण 2-3 कवियों में एक त्रिलोचन पर, और इस श्रृंखला में मुझे भी बातचीत करने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मित्रों, मेरा जो विषय है त्रिलोचन की काव्य भाषा को लेकर है। असल में मैं इसे काव्य भाषा से मुक्ति कहना चाहता हूं। और पिछली शताब्दी में बड़े कवि तो बहुत हुए हैं, महत्वपूर्ण हमारे प्रिय भी बहुत लोग रहे। शमशेर मेरे सबसे प्रिय कवि रहे, नागार्जुन मेरे सबसे निकट और मेरे एक तरह से आइकॉन की तरह मेरे कवि रहे हैं, और मुक्तिबोध का महत्व आप सब जानते हैं जो महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबसे अलग 2 कवियों को बहुत विशिष्ट रूप में मैं देखता हूं, महाकवि के रूप में, क्योंकि इन दोनों से 2 परंपराएं बनती हैं। निराला, जिन्होंने पहली बार छंद के बंधन को तोड़ा और कविता को छंद मुक्त बनाया और छंद मुक्ति को मनुष्य की मुक्ति से जोड़ा। और दूसरे कवि त्रिलोचन, जिन्होंने काव्य भाषा से मुक्ति दिलाई। वहां छंद से मुक्ति है लेकिन भाषा बिल्कुल वो काव्य भाषा ही है। लेकिन जिन्होंने जीवन की, सामान्य जीवन की, साधारण भाषा, जनजीवन की भाषा को कविता में लाने का पहली बार उस तरह से उपक्रम किया, और एक बिल्कुल नई भाषा, एक ऐसी नई भाषा जिसको स्वीकार करने में त्रिलोचन को कवि मानने में भी 50 वर्ष लग गए। लोगों को लगता ही नहीं था कि ये जो लिख रहे हैं वो कविता है, क्योंकि वो छंद में लिखते थे। विडंबना ये है कि वो छंद का, ज्यादातर कविताएं उनकी छंद में है, सॉनेट में है, लेकिन गद्य के पूरे वाक्य को और आम बोल चाल के वाक्य को छंद में बांधने का जो कार्यक्रम, वो जो उपक्रम उनकी कविताओं में दिखता है, वो सबसे ज्यादा नवीन था। और उससे एक नई परंपरा बनती है। उस परंपरा को समझने के लिए हम त्रिलोचन पर बात करने के पहले हम ये कर दें कि पिछली शताब्दी की जो 2-4 सबसे महत्वपूर्ण कविता है, उसमें एक कविता है रघुवीर सहाय की कविता रामदास। तो रामदास को मैं सिर्फ इस बात के लिए ही याद नहीं करता हूं कि उसमें एक हमारे समय का, अपने आज के समय का न कहें, जिस समय वो कविता लिखी गई थी उस समय का एक बहुत ही क्रूर यथार्थ सामने आता है कि बताकर हत्या कर देना। उस समय का इसलिए कह रहा हूं कि अब तो ये साधारण बात हो गई है आज के लिए, कि पहले से तय करके यह बताकर कि आपकी हत्या होगी, मैं आपकी हत्या करूंगा, रामदास को पहले बताया गया है और फिर उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन उस कविता को सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए हम याद करते हैं, उसके इस विशिष्ट अंतर्वस्तु के अलावा, वो है उसका शिल्प। वो शुद्ध गद्य की भाषा में लिखी गई कविता है और छंद में है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास बेहद उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। यह एक अद्भुत भाषा है, साधारण बोलचाल की भाषा, एकदम गद्य और उसको छंदबद्ध किया गया है। आप देखिए कि ये परंपरा, ये कविता, ये जो भाषा है और जो परंपरा है, ये त्रिलोचन की परंपरा है। ये त्रिलोचन से, अगर त्रिलोचन न हुए होते तो रामदास कविता तो लिखी जाती, लेकिन रामदास की भाषा वह नहीं होती जो कि है। इस दृष्टि से देखना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा ये विशिष्ट कवि और महाकवि हैं कि जिस तरह से निराला से एक परंपरा बनती है, उस तरह से त्रिलोचन से भी एक परंपरा बनी उस तरह की भाषा की, और उसका विकास आगे चल के जो महत्वपूर्ण जितने कवि हुए हैं, जिन लोगों ने गद्य का बहुत ही सार्थक और सजग इस्तेमाल किया कविता में,
वो उसी परंपरा से बनते हैं। अब देखिए कि वो बहुत शुरू की कविता है, जब अभी मैं रामदास को पढ़ रहा था। और आप देखिए ये तो 30 के दशक की कविता है कि 30 के दशक में वो 38-39 की लिखी हुई कविता होगी, मुझे अभी डेट ठीक से याद नहीं आ रहा, इसमें लिखा नहीं है। उनके पहले संग्रह में है धरती में एक कविता शामिल है। आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, धूल में कि फूल में मिला है सो मिला है यह, मोल तोल इसका अकेले सहा नहीं जाता। आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता। अब सोचिए कि राम की शक्ति पूजा और कामायनी जैसी रचनाओं के तुरंत बाद की यह कविता है, और उस समय की आप अज्ञेय की कविता उठा लें, उस समय की मुक्तिबोध की भी कविता, उन कविताओं को उठाएं तो उसकी काव्य भाषा देखें, जिस भाषा में वही जो एक खास तरह की कविता के भाषा का जो एक सौंदर्य होता है, ध्वनि होती है, बहुत सारी वो सब चीजें उसमें है। इस तरह का गद्य का वाक्य नहीं। लेकिन ये पहली कविता हिंदी की ऐसी है जो एकदम गद्य के पूरे वाक्य में लिखी गई कविता है, और ये कविता शायद उस समय बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगी हो, उसकी चर्चा नहीं भी हुई हो उतने विस्तार से, लेकिन बाद में चल के आगे चलकर इसका जैसे जैसे दूसरे कवि आ गए, रघुवीर सहाय से लेकर और विष्णु खाले से लेकर, जो एक गद्य कविता की जब परंपरा जैसे जैसे बनी, वैसे त्रिलोचन का महत्व धीरे 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 समझ में आया। तो ये है कि काव्य भाषा से मुक्ति दिलाने का श्रेय, जिस तरह से छंद से मुक्ति का श्रेय है निराला को, और बावजूद इसके कि 20वीं शताब्दी के छंद के सबसे बड़े कवि निराला ही है, बल्कि खड़ी बोली में छंद के उतना बड़ा कोई कवि भी नहीं है, और छंद को मुक्त करने वाले भी वही है। तो छंद से मुक्ति वही दिला सकता है सच्चे अर्थों में, जो छंद भी उतना ही अच्छा लिख रहा हो, क्योंकि तब उसी को एहसास होगा कि कहाँ कविता को छंद से मुक्त होना चाहिए। तो ये चीज निराला में थी। ठीक वही बात मैं ये कहना चाहता हूं त्रिलोचन के बारे में, कि गद्य को कविता की भाषा में वही बदल सकता है इस रूप में जिसकी गहरी पकड़ छंद पर भी हो। ये त्रिलोचन में था, और इस दृष्टि से त्रिलोचन को देखा और पढ़ा जाना चाहिए। तो त्रिलोचन जी में एक बात है, मैं कोई बहुत सुव्यवस्थित भाषण नहीं दूंगा काव्य भाषा की मुक्ति पर, और इस पर मैं एक लेख लिख चुका हूं, तो उन्हीं अवधारणाओं को विधिवत दोहराने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक जो कहना चाहता हूं कि त्रिलोचन जी के पूरे अपने जीवन में भी आप देखेंगे, उनके जीवन में, उनके साथ बातचीत में, उनके साथ रहने में भी कुछ ऐसे अद्भुत किस्म के विरोधाभास हैं, और उसका ऐसा संयोजन है कि उनके व्यक्तित्व को वो सबसे अलग बना देता है। जैसे त्रिलोचन किसी भी विषय पर बहुत बहुत ज्यादा बोल सकते थे, लेकिन सामान्यतया वो बहुत कम भी बोलते थे, चुपचाप रहते थे, बहुत कम बातें करते थे। और त्रिलोचन जब खुलते हैं तो हृदय उस तरह से शायद ही कोई बड़ा कवि और अपने छोटों बच्चों, हम लोगों जैसे लोगों के सामने खोल पाता हो, यह भी सच है। लेकिन दूसरी तरफ वो ज्यादा प्रकट नहीं करते हो। वो उनके व्यक्तित्व का एक अद्भुत हिस्सा है, जो कविता में भी है और उनके जीवन में भी है। जैसे पहली बार जब मैं उनसे मिला था तो दिल्ली में ही बाबा नागार्जुन ने 90 के दशक में 92-93 का कुछ रहा होगा, मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा है, शील जी पर एक बड़ा आयोजन कराया था, 3 दिनों का आयोजन सादतपुर में, जहां बाबा रहते थे। तो दिल्ली में का एक हिस्सा है वह, लेकिन वहां लेखकों का गांव है, एक तरह से लेखकों का शहर कहीं और है दिल्ली में, लेकिन गांव वही है, आज भी है सादतपुर में। तो उसमें त्रिलोचन जी आए थे, और त्रिलोचन जी ने बहुत ही लंबा व्याख्यान दिया था। तो उस समय तो उनसे उतना परिचय नहीं हो पाया था, परिचय हुआ सामान्यतया, लेकिन अब यह है। लेकिन बाद में जन संस्कृति मंच के जब वो अध्यक्ष हुए तो काफी मिलना जुलना हमारा था, सब कुछ था। तो मैं ये देखता था कि त्रिलोचन बिल्कुल अपने विचार, मैं त्रिलोचन को देखकर, अगर हम भारतीय दार्शनिक परंपरा में
बातचीत करें और देखें तो सीधे महावीर की याद आती है कि जिस तरह से महावीर अपने विचारों में बहुत ही दृढ़ थे, लेकिन दूसरे के विचारों का भी उतना ही सम्मान करते थे, जिसका पूरा एक दर्शन ही है स्यातवाद के रूप में आप जानते हैं। और वो शायद भारतीय चिंतन परंपरा में ही नहीं, शायद दुनिया में भी वो एकमात्र ऐसे चिंतक थे जिन्होंने दृढ़ता से अपने विचारों का पालन करते हुए भी कभी ये दावा नहीं किया कि मैं ही जो कह रहा हूं यही अंतिम सत्य है। वो हमेशा ये कहते थे कि ये सच है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं वह भी सच हो सकता है। यह जो दर्शन था, यह जो विशिष्टता थी उनमें, वो त्रिलोचन में दिखाई देती है। वो फिर किसी और कवि में शायद हो, लेकिन जिन लोगों से मैं मिला हूं, जैसे बाबा में भी वो नहीं था। बाबा अगर कोई बात कह रहे हैं, उस बात को खंडित कीजिए तो वो नाराज भी हो सकते थे और वो कहते नहीं नहीं ये मैं कह रहा हूं यही सही है। इस तरह से वो एक ये तरीका था। एक बुद्ध वाला, वो बौद्ध थे भी तो बुद्ध के दर्शन वाला, लेकिन त्रिलोचन पर जैन परंपरा के स्यातवाद का बहुत गहरा असर था। तो वो कई बार बातचीत करते हुए लंबी बात करेंगे किसी भी विषय पर, वो बहुत ही गहराई में जाकर बहुत सारी बातें कहेंगे। अगर उसे आप खंडन करें तो वो एक वाक्य में कह देंगे कि शायद वो सीधा कहेंगे अच्छा ये आप कह रहे हैं तो यह भी सच हो सकता है। और ये बात उनके जीवन में इस तरह से अंतर्निहित है कि मुझे याद है कि एक बार जब सम्मेलन हो रहा था जन संस्कृति मंच का, तो अभी एक ऐसे भी ये गरीब संगठन रहा है तो बहुत व्यवस्था हो नहीं पाती, तो त्रिलोचन जी को हम लोगों ने लाके, मतलब हमारे मित्रों ने ठहराया था गोमती गेस्ट हाउस में। और मैं उसके पहले ही आ गया था एक काम से यहाँ, तो मैं पहले से ही गोमती में ठहरा हुआ था। तो फिर मेरा ये दायित्व था कि उनके खाने का ख्याल रखें, क्योंकि त्रिलोचन जी के साथ एक दिक्कत हुई थी कि वो भूखे रहेंगे, वो 2 दिन भूखे रह सकते हैं लेकिन खाना मांगेंगे नहीं किसी से जल्दी, और इसको लेकर के तो ये ख्याल रखना कि समय पर उन्हें नाश्ता खाना वगैरह मिले। तो खाना खिला रहा के लिए बैठाया, तो मैंने पूछा आप खाना मंगवाया कि दही मंगाऊं, आप दही खाएंगे? तो उन्होंने कहा आप कहते हैं तो खा लूंगा। फिर ठहर कर एक वाक्य बोले, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। तो आपने कहा कि जब डॉक्टर ने मना किया है तो मेरे कहने से आप क्यों खा लेंगे? तो ये असल में उनका स्वभाव था। इसी स्वभाव का कई बार फायदा उठाया लोगों ने, कह दिया कि वो आप हिंदूवादी हैं। उन्होंने, अब आप हिंदूवादी हैं तो उन्होंने उत्तर दिया आप कहते हैं तो होऊंगा, लेकिन मैं हिंदू को ऐसे समझता हूं। फिर वो अपना पूरा दर्शन देते हैं। तब तक अखबार में खबरें बनाने वाले बना देते हैं कि त्रिलोचन ने कहा वो हिंदूवादी। तो त्रिलोचन जी को अगर गंभीरता से न सुना जाए, उनके विचार पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो उनका यह जो स्यातवादी दर्शन जैसा जो उनका व्यवहार था, उससे कई बार लोग गलत अर्थ भी लगा लेते थे उनके बारे में, जीजू बारे में। फिर यह है कि वो बोलना चाहे तो हर जिस विषय पर भी बोले, तो अगाध पंडित थे, भाषा से लेकर तमाम चीजों पर वो घंटों बोल सकते थे। लेकिन वो घंटों बोल सकते थे, लेकिन एक वाक्य वो भूख लगी है तो वो कभी नहीं बोल पाएंगे कि मुझे भूख लगी है, पहले मुझे मेरे खाने की व्यवस्था करो, तमाम चीजें। बल्कि ऐसा कई बार हो सकता है कि वो असमय कहीं पहुंच जाए और उन्होंने खाना नहीं खाया है, तो कोई पूछे कि आपने खाना खाया है, तो कह देंगे हाँ खा लिया है। तो ये उनके व्यक्तित्व में जो था वो उनकी कविता में भी है। उस तरह की एक विनम्रता, उस तरह की चीजें कविता में भी है। जो जिस तरह से जीवन में उनका स्वर अलग था, उस तरह से कविता में भी वो स्वर अलग है, और वो स्वर उसी तरह से है मध्यम और गद्य का। तो और वो बहुत बड़ी चुनौती भी है गद्य, क्योंकि मित्रों ऐसा था कि जब गद्य का विकास नहीं हुआ था, तब कविता में यह सुविधा थी कि आप कुछ चीजों को छोड़ दें, लिखें और कुछ ना लिखें, और ना लिखें उसको जोड़ा जाए और पढ़ा जाए, तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ा जाए और पढ़ा जाए। गद्य ने इस स्थिति को बदल दिया। गद्य में हमें पूरा लिखना होता है, पूरा वाक्य लिखना होता है। तो एक नई चुनौती आई, उसके पहले चुनौती ही नहीं थी। लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा कहना पड़ेगा, सूरदास तब विहसी यशोदा लय उरकंठ लगायो। तो इसमें हमें कहना पड़ेगा अपनी तरफ से कि सूरदास कहते हैं, सूरदास लगा नहीं रहे, कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि तब यशोदा ने हंसकर कृष्ण को कंठ से लगा दिया। लेकिन ये वाक्य में कहते हैं कहाँ है? कहीं नहीं है। लेकिन ये
कविता को समझने की, कविता को जिस तरह से हम समझते जानते हैं उसकी ये परंपरा में है। और इसके सामने चुनौती आ जाती है गद्य के आने के बाद, कि गद्य में तो कहा जाता है, गद्य में अगर मुझे लिखना हो तब कहे हम इस तरह से लिखेंगे, तब सूरदास कह रहे हैं कि यशोदा ने तब ये, या कहते हैं, या सूरदास ने कहा, कुछ हमें इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। तो ये चुनौती आई। इस चुनौती ने ही निराला को, कि हम गद्य को की जो चुनौतियां थी उसमें लगा कि सारी जीवन जिस तरह से जटिल हुआ था, अब शायद इस जटिल जीवन को हम गद्य कविता में, छंद में नहीं व्यक्त कर पाए। तो वो एक तोड़ा निराला ने। लेकिन निराला के यहाँ भी काव्य भाषा वही रही जो छंद वाली कविता की भाषा थी, छंद टूटने के बाद भी। और वहां भी कई बार वाक्य पूरे नहीं होते हैं, जो एक भाई इसमें से टैग वैग करने से आ जा रहा है तो ध्यान रखिए इसका। तो जो एक बड़ी चुनौती थी, और उसी चुनौती का एक दूसरा रूप आता है कि काव्य भाषा तो है अलग, वो गद्य जो दैनंदिनी की भाषा है, दिन रात की रोज रोज की हमारी जो भाषा है, बोलचाल की भाषा है, उससे अलग है वो कुछ उससे विशिष्ट है वो, और उसकी पूरी सैद्धांतिकी भी है अपनी तरह से। हम अभी उस सैद्धांतिकी की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन रसियन रूपवादियों ने जो बांटा ही गद्य और पद्य को, तो उसमें कहा कि कविता में यथार्थ तो बिल्कुल हूबहू उसी रूप में होता है जैसे वो घटित होता है, लेकिन उसकी भाषा बदली होती है, भाषा अलग होती है। तो वो भाषा का अलग होना कहीं अच्छा भी लग सकता है, लेकिन कहीं कहीं उससे एक नई चुनौती भी पैदा होती है कि हम भाषा में उस यथार्थ को, भाषा का जो यथार्थ अपना निर्मित हो रहा है समाज में, उस भाषा में क्यों नहीं लिख सकते, पूरा वाक्य क्यों नहीं कर सकते। तो त्रिलोचन ने इस चुनौती को लिखा भी है, बातचीत में भी कहा था उन्होंने कि पूरा वाक्य लिखना चाहिए, और पूरा वाक्य लिख कविता में, और पूरे वाक्य को छंदबद्ध करने की जो वो पद्धति उन्होंने विकसित की, वो एक अलग परंपरा बनी त्रिलोचन के यहाँ। ये तो यह है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि त्रिलोचन ने जीवन को और ग्रामीण जीवन को और उसके यथार्थ को जैसे देखा है, और जो उत्पादक समाज है जिसकी चर्चा हम आज करते हैं नए ढंग से, तो हुआ क्या था कि हमारे यहाँ के पूरे चिंतन में, कविता के पूरे चिंतन में, अब तो खैर छोड़ दीजिए, गांव जब नहीं है तो पूरा मध्यवर्ग ही है, मध्यवर्ग ज्यादा आ रहा है, मध्यवर्ग ज्यादा से ज्यादा है, और मजदूरों की बातें, किसानों की बातें भी काफी कम हो गई है। आंदोलन हो जाए तो कुछ किसान आंदोलन चल रहा है तो कुछ कविताएं लिख दिया, वो मध्यवर्गीय ही होती है। आंदोलन के साथ जोड़ के लिखना भी मध्यवर्गीय ही पूरा लेखन है। लेकिन ग्रामीण जीवन का जो यथार्थ है और उसमें उत्पादक समाज का जो जीवन है, उस जीवन को पहली बार त्रिलोचन कविता में ला रहे हैं हिंदी में। मैं कह रहा हूं पहली बार, तो मेरी जानकारी में वो पहली बार ही है। उसके पहले उस तरह से उस तरह से नहीं आया है। निराला भिक्षुक जैसी कविता लिख सकते हैं, लेकिन भिक्षुक को आप पढ़िए, उसकी काव्य भाषा देखिए, वो पूरी तरह से वो भाषा कविता की ही भाषा है, और कविता ही है वो। तो कविता में भिखारियों पर, कविता में पत्थर तोड़ने वाली पर, या कविता में इस तरह की चीजों पर तो कविताएं लिखी गई है वो, लेकिन वो पूरा जीवन जो ग्रामीण उत्पादक समाज के यथार्थ को लाया जाए, उनके, वो कविता त्रिलोचन के पास ही है। नगई महाराज जैसी कविता, और नगई महाराज एक विकास यात्रा है। नगई महाराज अचानक नहीं, त्रिलोचन ने वो कविता नहीं लिखी। आप उनके पहले संग्रह में एक कविता है भोरई केवट, और भोरई केवट को याद कीजिए तो भोरई केवट का ही अगला विकास जाकर नगई महाराज है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस तरह की चीजों को लिखते हुए, गड़बड़ी जो कविता में होती है कि कवि वहां जाता है, तो कवि जैसे ही जाता है ना, तो वो अपने उस पात्र को रिड्यूस करता है, उसको छोटा कर देता है, कवि बड़ा हो जाता है। पूरा का पूरा जो 70 के दशक का जो आंदोलन था, जिसका मैं खुद ही समर्थक रहा हूं, जिसके बीच से लिखकर मैं आया हूं, लेकिन अब उसकी सीमाओं पर भी बातचीत, तो पहले तो उसका विरोध ही सिर्फ हुआ, तो विरोध करना एक अलग मसला है, उसकी खूबियों पर बात, इसलिए हमने खूबियों पर बात की ज्यादा, क्योंकि 75 के बाद जो कविता बदली और 8वें दशक की कविता आई, उनका आधार ही, उनका एकमात्र आधार वही था कि वो विरोध कर रहे थे। एक विरोध ही उनकी एकता थी। कांग्रेस के समर्थक हो, वो भाजपा तो थी नहीं, जनसंघ के समर्थक हो, सारे समर्थक एक बात पर एकमत थे कि सब नक्सलवाद के विरोधी थे।
तो इसलिए सब समर्थकों की एक बड़ी एक जमात भी बनी कभी और कभी आए, तो वो विरोधी था। तो उस स्थिति में उनके पक्ष में, लेकिन जो कविता थी नक्सलवाद प्रभावित कविता थी, उसकी जो कुछ कमियां थी, उसमें एक सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो जिन ग्रामीण पात्रों को उठा रहा था, हल चलाने वाले को उठाया या किसी को भी उठाया, तो उस पात्र को रिड्यूस करते थे, उसको छोटा कर रहे थे। त्रिलोचन ने ऐसा नहीं किया। और त्रिलोचन पूरी कथा ही गढ़ते हैं जब नगई महरा पर, तो वो बच्चे के रूप में ही जाते हैं, एक बच्चे के रूप में नगई के सामने जा रहे हैं। और नगई आए, नगैया कभी नहीं मिलेगा, नहीं कहा उन्होंने। जबकि आप कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह की कविता पढ़े तो उसमें नाम ऐसे ही मिलेंगे, मैं लगना के साथ रहूंगा, मैं नगैया के साथ, मैं इसके साथ की पक्षधरता तो दिख रही है, लेकिन जो नाम बताया उसका लिया जा रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं से रिड्यूस किया जा रहा है। त्रिलोचन ऐसा नहीं करते। भुरई के वट को भी पढ़िए तो जिस तरह से एक भाषा के सम्मान की रक्षा करते हुए वो उस वर्ग की अस्मिता, अब तब अस्मितावादी कविताएं नहीं लिखी जा रही थी और अस्मिता को लेके वो सचेतनता नहीं थी कविता में जो बाद में बनी, लेकिन ये इस तरह का सचेतन पूरा कविकर्म त्रिलोचन कर रहा है। इस पर बहुत ध्यान दें, इस पर बात होनी चाहिए काफी विस्तार से कि नगई और भुरई और नगई जैसे पात्रों को उठाकर, या फिर चंपा को देखिए, वो भी एक बच्ची है, लेकिन उसको भी कितने स्नेह और आदर के साथ कहते हैं कि पढ़ ले चंपा, तो वहां भी उसकी हिकारत नहीं है, वो पढ़ने से मना करती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती है और पढ़ना भी नहीं चाहती है, और कहते हैं कि जब तुम्हारा मरद जाएगा कलकत्ता तो चिट्ठी कैसे लिखोगी, तो कलकत्ते पर बजर पर पड़े, वो कहती है। उस चंपा को लेकर भी जो एक स्नेह है और बहुत ही सम्मान का भाव, तो उस वर्ग और उस तरह के चरित्रों के प्रति जो स्नेह और सम्मान का भाव है, जो आगे की कविता में, कुछ क्रांतिकारियों की कविता में भी नहीं है, जो त्रिलोचन में है। त्रिलोचन पर इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। एक बिल्कुल अलग किस्म का स्वर है। और मैं तो कुछ मिली जुली बात कर रहा हूं, मित्र संस्मरण बहुत नहीं सुना रहा हूं, संस्मरण तो बहुत है उनके। अच्छा, त्रिलोचन जी गप के भी भंडार थे। कई बार गप उनके गप को और उनके गप के बीच में अंतर्निहित सच को अलग करके बहुत बारीकी से समझना होता था। नहीं अगर आप समझते हैं तो वो कहानियां बहुत सुनाते थे, और बहुत सारी चीज जानकारियां इतनी थी उनके पास कि कुछ नहीं। मैं तो जब मैं पहली बार मिला था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मेरे नाम का जो अर्थ है, उसकी जो बदमाशियां हैं, खुराफात है, नाम ही कुछ ऐसा रखा गया मदन, अब मैं क्या करूं, मैंने तो रखा नहीं था मुझे, तो वो सारा तो मैं भी जानता था उतना। लेकिन त्रिलोचन जी ने पहली बार बताया कि प्रेम पत्र को मदन लेख भी कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द, बहुत सारी कविताएं भी पुराने समय की, बहुत सारी ऐसी कविताएं जिनको लोगों ने बदल दिया है, तो वो बताते थे। वो हम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण चीजें होती थी। अब जैसे ये बहुत पुरानी कविताओं का प्रसिद्ध है, जिसको मुझे लगता है कि शायद रामदास त्रिपाठी ने संकलित भी किया है। तो उसकी पंक्ति है, कबहू न रसबस कर गहे, कबहू न रिसबस केश, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। अब ये मुहावरे में चलता है, जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, लेकिन ये पंक्तियां बहुत कम लोगों को याद है। लेकिन यह इसी रूप में नहीं है। त्रिलोचन जी बताते थे कि इसमें एक शब्द बदल के वो बताते थे कि ये ऐसे है। अब वो लिखा हुआ तो उस रूप में नहीं है, तो ये कहीं से कहां से आएंगे, जानकारी वहीं से मिलती थी। कविताओं का पाठ भी मैं दूसरों का, प्राध्यापकों का संस्मरण नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं प्राध्यापक रहा नहीं। तो प्राध्यापकों को भी वो राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति पढ़ाते थे, उनसे पढ़ के भी लोग जाते थे, पढ़ते थे। तो उसमें भी कई बार जो अर्थ जिस तरह से वो खोलते थे, निराला का अर्थ जिस तरह से उन्होंने खोला है, अपनी तरह से कुछ है। जानकी वल्लभ जी ने भी कुछ किया है, जानकी वल्लभ शास्त्री से उनकी मित्रता भी थी, लेकिन वो जानकी वल्लभ शास्त्री एक खास समय के बाद से की कविताओं की, एक खास प्रवृत्ति के बाद की कविताओं के प्रति वो थोड़ा आलोचनात्मक भी हो जाते हैं, नए पत्ते की कविता, इधर की कविताओं को लेकर। लेकिन त्रिलोचन के साथ ऐसा नहीं है। त्रिलोचन संपूर्ण निराला को
और बल्कि ये हम लोगों का सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य रहा कि हम निराला की कविता के उस अर्थ को नहीं बचा के रख सके, कई जगह जो त्रिलोचन जी करते थे बातचीत में। क्योंकि त्रिलोचन जी विधिवत तो उस पर कोई किताब लिखी नहीं, रामलाल शर्मा जी ने तो लिखी है, वो तो अद्भुत है, अद्वितीय है। लेकिन वो अद्वितीय भी इसीलिए है कि त्रिलोचन अगर एक पुस्तक लिखते जिसमें निराला की कविताओं का अर्थ जैसे वो करते हैं वो करते, तो वो बहुत बड़ी किताब हो सकती थी। तो ये भी उनकी पर समझ थी। और विद्वान संस्कृत, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के तो छात्र ही थे और हर बार परीक्षा छोड़ देते थे फाइनल में एक पेपर, ये मान के कि पेपर अच्छा नहीं गया है। और जब रिजल्ट आता था तो लगता था कि बहुत अच्छा नंबर था, फर्स्ट क्लास था, लेकिन एक पेपर चूंकि दिया नहीं इन्होंने, तो उसके बाद क्या हो सकता है। बल्कि स्थिति ये हो गई थी कि नामवर जी 10 साल बाद त्रिलोचन ने पढ़ना फिर से शुरू किया था एमए में एडमिशन करा के, तब जबकि नामवर सिंह वगैरह के बैच आ गए थे। और उस समय आनंद भैरव शाही एक बिहार के थे जो फिलॉसफी में एमए कर रहे थे, जिससे त्रिलोचन जी की बहुत निकटता थी। इतनी निकटता थी कि त्रिलोचन जी ने हर साल जो वर्ष में वो उनको एक पहली तारीख को नए वर्ष की शुभकामना लिखकर भेजा करते थे। वो शुभकामना सॉनेट में होता था। वो सब सॉनेट अभी तक संकलित है, उसमें से कुछ तो उपलब्ध नहीं है लेकिन कुछ उपलब्ध है, शाही जी के घर में पता किया है मैंने। तो वो भी अद्भुत है कि बातचीत को, सामान्य बातचीत, कुशल क्षेम को भी सॉनेट में यानी छंद में बदलने की अद्भुत कला उनकी थी। उनकी ताकत ये भाषा की बहुत बड़ी थी, जिस पर बहुत बात करने की जरूरत भी है। लेकिन वो मैं बात परीक्षा ही कर रहा था तो नामवर जी हर बार ये कहते थे कि नहीं आप दे दीजिए पेपर, लेकिन छोड़ते ही थे। अब इस तरह छोड़ते थे कि एक बार फिर बाद में नामवर जी ने कहा कि ठीक है आप छोड़ दीजिए। मैं 2-4 साल 5 साल छोड़ा तो, और अंततः उन्होंने वही किया, छोड़ के फिर वो नौकरी में चले गए 10 वर्षों के बाद। तो त्रिलोचन के उन मित्रों के बारे में बहुत कम मैं जानता हूँ और शायद उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी नहीं है। जो जब वो रेगुलर स्टूडेंट थे पहले, तब जो उनके मित्र थे, सबसे ज्यादा उनके मित्र जो दिखाई देते हैं आसपास, वो 10 साल के बाद, यानी उनसे 10 साल छोटे जो लोग थे, नामवर सिंह, आनंद भैरव शाही और भी कुछ लोग थे हैं, जो लोग शायद आगे चलकर उस तरह प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन मैं उनमें से कुछ लोगों से मिला भी हूँ, तमाम तो थे। तो ये एक ये भी था कि उस समय से ही नई पीढ़ी के साथ जुड़ना, नई पीढ़ी के साथ संपर्क में आना, ये भी त्रिलोचन में, और सबको बराबर की तरह से मानना। कभी किसी को भी उन्होंने, जब कविता में भी नहीं देखा, ये कविता में जीवन में ना हो तो ये कविता में आ जाता है। कविता के साथ एक अच्छी बात है जो शायद अन्य विधाओं के साथ नहीं हो, कि आप इसमें झूठ नहीं बोल सकते, झूठ चलता नहीं है, सच कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है। जैसे अगर हम किसानों से प्रेम नहीं करते हैं और किसानों के पर प्रेम बरसाते हुए कविता लिख रहे हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा वाक्य आ जाएगा जिससे ये प्रकट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारा प्रेम उससे नहीं है। ये कविता की एक अपनी खासियत है। इसलिए जीवन में जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं रहा है, उनकी कविता में वो है तो वो दिख जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत त्रिलोचन जी का था कि वो जीवन में इतना ज्यादा किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, ग्रामीण जनों पर, सामान्य जनों के प्रति भी, और छात्रों को लेकर भी, युवा मित्रों को लेकर भी, सबसे उनका जो अद्भुत प्रेम था, अद्भुत एक लगाव जो उनका था, तो वो उससे ये पता चलता है कि वो जीवन में था इसीलिए वो कविता में भी है, वो कविता में है इसलिए जीवन में नहीं था, जीवन में था इसलिए कविता में है, और उसका अपना एक महत्व है जो बना हुआ है लगातार। तो मित्रों, त्रिलोचन कोई एक आप देखें कि छंद पर एक बार मैंने किया है, मैं इसका पूरा पाठ नहीं करूंगा। उस जनपद का कवि हूं जो भूखा दुखा है, जो सॉनेट है, इस सॉनेट को वाक्य के हिसाब से तोड़ दिया तो छंदमुक्त कविता बन गई। और आप उसमें देखते हैं कि पूरा गद्य है, वो पूरे गद्य में एक छंदमुक्त कविता बनती है, एक शब्द भी बदले बगैर, सिर्फ जहां वो छंद बिठाते हैं शब्दों को लेकर, क्योंकि वो
पूरे वाक्य के बाद छंद नहीं बनाते हैं। छंद का उनका जो अपना तरीका है आप सब जानते ही हैं। संग्रह रखा हुआ है, मैं उसका पाठ चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन सब जानते हैं कि सॉनेट का छंद कैसे वो लिखते थे क्या। तो उसको अगर पूरे वाक्य की तरह तोड़ते हैं तो एक मुक्त छंद की कविता बनती है, और वो भी उतनी ही ताकतवर होती है। ये प्रयोग करके देखिए, वो भी उतनी ही ताकतवर होती है और दिखाई देती है इस कविता में। ये था। तो इसलिए अब अगली बात पर जाने के पहले मैं सिर्फ ये इस बात पर कहना इतना ही चाहता हूं कि त्रिलोचन इस मामले में पिछली शताब्दी के निराला के बाद दूसरे बड़े कवि हैं जिन्होंने काव्य भाषा को बदलने का काम किया, और वह नई काव्य भाषा बनाई जिसमें आगे चलकर रामदास की कविता लिखी गई, आगे चलकर और भी बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी गई, और वो बदलाव दिखता है। तो ये रहा है। तो जिस तरह से निराला ने छंद को मुक्त किया उसने त्रिलोचन। इसलिए मैं ये मानता हूं कि 20वीं सदी में बड़े कवि तो बहुत हुए हैं, महाकवि ये दो ही थे, क्योंकि दोनों की परंपरा बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है और बहुत दूर तक जाने वाली है। आगे भी बहुत दूर तक ये परंपरा त्रिलोचन की जाने वाली है, क्योंकि कविता का जो स्वरूप बदला है उन्होंने, वही स्वीकार्य भी है और वही आदर्श भी है, होगा हम सबके लिए। अब अंतिम दिनों में देखिए, त्रिलोचन जी जब थे तो आखिरी समय में उनके मृत्यु से 3-4 दिन पहले उदय प्रकाश जी के साथ मैं गया था अमित प्रकाश जी के घर में। वैशाली में ही रह रहे थे वो, एक छोटा सा घर है उनका अपना अमित जी का। अमित जी वहाँ थे, उनकी बिटिया थी जो देखरेख कर रही थी, और त्रिलोचन जी से मिले। तो एक चीज हमने देखा कि शरीर तो पूरी तरह से शिथिल हो चुका था, लेकिन स्मृति एकदम बनी हुई थी। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, पहचानने में ही नहीं, लोगों को पहचान भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, व्याख्या में भी चीजों की कर रहे थे। मैंने कहा, बातचीत की थी और मैंने उनसे कहा कि मैं सॉनेट नहीं लिखता हूं और आगे लिखूंगा भी नहीं, लेकिन एक सॉनेट लिखा है, वो आपके ऊपर ही लिखा है त्रिलोचन जी को। तो उन्होंने कहा सुनाओ, तो मैंने सुनाया। उसकी भी जो उन्होंने व्याख्या की, वो व्याख्या रिकॉर्ड भी किया था उदय जी ने, शायद उनके पास हो, अगर वो बचा हुआ हो तो, मेरे पास नहीं है वो। तो उससे लगता है कि कविता को लेकर जो एक सचेतनता उस उम्र में, मृत्यु के 2-4 दिन पहले तक उनमें बनी हुई थी, और विचार को लेकर भी, और उसके पहले सारा प्रमाद भी फैल चुका था। त्रिलोचन को ये हो गया, उसके पीछे उन कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसको सिर्फ एक दो वाक्य मैंने उस समय भी एक लेख में लिखा था, कहना चाहता हूं कि उनका जो स्यातवाद था उसी का एक गलत फायदा उठाने की कोशिश हुई कई तरह से। जैसे वो कह दिया आपने, अरे आप तो हिंदूवादी हैं, तो उन्होंने यही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, ये नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं हूं, उन्होंने ये कहा कि आप कहते हैं तो होऊंगा, हो सकता है। ये त्रिलोचन का ये सोचने का यह ऐसा उच्चतर तरीका था जिसको समझने की कोशिश ही नहीं की गई, जिस तरह से महावीर को अपने जीवन में नहीं समझने की कोशिश की गई। और महावीर का तो एक दूसरा संकट भी था कि चूंकि वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, इसलिए सामान्य जन में बहुत ही सामान्यतया जाना उनका थोड़ा कठिन होता था, तो वो एक संकट भी था। लेकिन यह भी था कि उस दर्शन को जिस तरह से उनके जीवन में नहीं समझा गया, और एक विडंबना यह है कि जहां वो पैदा हुए वहां उनका धर्म एक कदम भी नहीं चला। मतलब वो पूरे का पूरा समाज, बल्कि जिस कुल में पैदा हुए वो पूरा का पूरा यात्रिक कुल बौद्ध हो गया, सब बौद्ध हो गए, सारा प्रभाव बुद्ध के भाई, पूरा वैशाली बौद्ध हो चुका था, और महावीर वही पैदा हुए थे, और महावीर का धर्म वहां नहीं फैला था, वो बहुत दूर जाकर के फैला। त्रिलोचन के साथ भी यही हुआ है कि उनका पूरा का पूरा समाज, उनके आसपास के लोगों ने उन्हें नहीं समझा, और उन्हें अपने को विपरीत दिशा में ले गए, और उनको भी बहुत सारी विसंगतियों में डाले। लेकिन दूर, यहाँ भौगोलिक दूरी से नहीं कर रहा हूँ, इतिहास मैंने समय की दूरी के बाद में त्रिलोचन को समझा जा रहा है, समझा जाएगा, और पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने हिंदी की कविता को, और बल्कि ये कहें कि कविता को किस तरह से बदलने का
कविता के मिजाज को, उसकी भाषा को, उसके शिल्प को, उसकी संरचना को बदलने का, और कविता में पहली बार उस उत्पादक समाज के जीवन को, उसकी कठिनाइयों को, उसके संघर्ष को दर्ज करने का उपक्रम किया उन्होंने, जिस उत्पादक समाज को सीधे सीधे उन्होंने मजदूर या किसान नहीं कहा, जो एक सरलीकृत अर्थ में नहीं लिया। जितनी जटिलता में भारतीय समाज है, जितनी जटिलता में जातीय संरचना के भीतर, उतनी ही जटिलता में उसको समझने की कोशिश जो की उन्होंने, जो अब तो उत्पादक समाज से जब कवि आ रहे हैं हमारे बीच, तो शायद वो चीजें आ रही है, उस रूप में जटिलता आ रही है, लेकिन उस समय तो ये अवधारणा के बाहर की चीजें थी, और इतनी बाहर थी कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और आप सब जानते हैं, हमारे मित्र लोग भी जानते हैं, हमारे लोग सुनने वाले मित्रों में भी, अब ये मैं मोबाइल पर कर रहा हूँ तो चेहरा छोटे छोटे दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ तो दिख ही जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा श्याम सुशील को देखकर डर भी रहा हूँ कि त्रिलोचन जी के इतने निकट हो रहे हैं, मुझसे ज़्यादा निकट रहे हैं और ज़्यादा उन्होंने काम किया है, तो वो भी सुन रहे हैं। तो लेकिन वो भी शायद अपने तरह से उन्होंने क्या सोचा है मैं नहीं जानता। हमारी इसको लेकर, त्रिलोचन जी को लेकर उन पर से कभी लंबी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इतना मुझे अंदाज लगा रहा हूँ कि वो भी अपनी तरह से ये जानते होंगे कि त्रिलोचन जी में ये विविधता, ये जो चीज़ें रही हैं वो थी। हमारे एक मित्र अभी लिख रहे हैं कि नागार्जुन बाबा भी थे। मैंने शुरू में ही चर्चा की, नागार्जुन हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि तो रहे, हमारे तो सबसे निकट भी रहे, मैं एक तरह से मेरे आइकॉन पोइट्री रहे। मैं त्रिलोचन पर बात कर रहा हूँ उनके महत्व और उनके अवदानों को, लेकिन शायद मेरा लिखना अगर कुछ ज़्यादा मिलता जुलता हो तो नागार्जुन से ज़्यादा मिलता होगा, ये भी सच। लेकिन वो एक नागार्जुन और मुक्तिबोध का जो महत्व है वो अपनी जगह पर है। लेकिन उनके साथ इन दोनों कवियों की विशेषता यह भी थी कि उनकी उस तरह से परंपरा नहीं बनती, उनकी आसानी से आप नकल नहीं। जिन लोगों ने भी मुक्तिबोध की तरह लिखने की कोशिश की, वो कोई बड़ा कवि नहीं बन पाया, क्योंकि मुक्तिबोध ने अपना काम इस तरह से किया था अपनी भाषा में कि उसकी उस परंपरा नहीं बनाई जा सकती। ये एक विडंबना है, शायद मुझे लगता है कि ऐसा है। उसी तरह से नागार्जुन जब भी मैंने भी कुछ कविताएं लिखी है, जैसे ही आप लिखते हैं उस तरह से, तो ये पता चलता है कि ये नागार्जुन की शैली है। और अभी हमारे कुछ युवा मित्र भी कर रहे हैं, तो जैसे ही उनकी कविता आती है तो लग जाता है कि नागार्जुन की ये शैली है, नागार्जुन की ये परंपरा है। लेकिन जब त्रिलोचन की परंपरा आप रघुवीर साहब में दिखेंगे तो आपको एकदम नहीं लगेगा तुरंत कि अरे ये जो चौड़ी सड़क गली पतली है, त्रिलोचन की शैली। त्रिलोचन की विशेषता यही है, बुनियाद बन जाने में उन्होंने जो भाषा विकसित की, फिर उसका जो विकास हुआ है, उस विकास में उसमें विकास की पूरी एक दिशा, एक रास्ता उसमें है, जो बहुत दूर तक जाने का रास्ता उसमें है। नागार्जुन में क्या है कि नागार्जुन ने उस रास्ते को, जितना रास्ता है सारा रास्ता खुद ही नाप दिया था। तो आप जिधर से बढ़ते हैं उधर से उन्हीं की छाया रहती है, उनकी छाया में रह जाते हैं। ये दोनों कवियों की अपनी अलग अलग विशेषता जो मुझे लग रही है कि यही है, और इसलिए दोनों का महत्व अपनी जगह पर है। निजी रूप से पसंद नापसंद और अच्छा बुरा तो कोई होता नहीं है। किसी कवि को, किसी भी बड़े कवि को तुलना करके नहीं कहना चाहिए कि वो इनसे बड़े हैं, वो इनसे छोटे हैं, किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं तो आप एक का अपमान करते हैं। और उसी तरह से मैं तो कहता हूं कि कभी ये भी नहीं है किसी दो अच्छे आदमी को, अरे वो ज्यादा अच्छा आदमी, इसका मतलब है कि दूसरे अच्छे आदमी का आप अपमान कर रहे हैं। हाँ, बुरे से कह सकते हैं कि वो बुरा है और वो अच्छा है। कुकवि को कह सकते हैं कि वो कुकवि है और ये कवि है। तो ये इस तरह से देखना चाहिए। तो सभी कवियों का अपनी जगह पर महत्व है। मैंने तो पहले ही कहा, शुरू में ही कहा कि निजी रूप से अगर निजी पसंद की बात आए तो मुझे शमशेर ज्यादा पसंद है। उनका जो मिजाज है और प्रेम और क्रांति का जो मिला जुला एक रूप है उनके पास, दोनों वो है, वो शायद मेरा मिजाज उसी तरह से बनता है। और मैंने भी 75-76 में जब लिखना शुरू किया तो दोनों तरह की कविताएं मेरे पास भी थी, उस समय थी। दोनों तरह की कविताएं जब कह रहा हूँ तो छपे के आधार पर, जो नहीं छपा उसको गिनकर नहीं कर रहा हूँ कि उस पर तो कोई भी दावेदारी हो सकती, तो मिजाज उनसे मिलता है। लेकिन उससे अलग हटकर
एक पाठक के रूप में और कविता की परंपरा को जानने और समझने के लिए जब हम त्रिलोचन का अध्ययन करते हैं तो मुझे ये चीजें दिखाई देती है। और जो जिसे मैं उत्पादक समाज कह रहा हूँ उसकी पूरी जटिलता, उस कविता को याद कीजिएगा भुरई और या नगई महरा को, तो बात अपने आप समझ में आएगी। अब उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा बात करूंगा तो एक अलग उससे कभी होगा तो करेंगे भी, क्योंकि उससे एक अलग तरह के विमर्श की शुरुआत होगी, एक अलग तरह के विमर्श की शुरुआत होगी जो है। लेकिन उस तरह का पात्र, उस तरह का चरित्र नहीं आया हिंदी की परंपरा में उसके पहले। और उस भाषा की ताकत देखिए कि उससे बिल्कुल भिन्न चरित्र पर भी वो भाषा प्रभावी बन जाती है। रामदास बिल्कुल वैसा नहीं है। रामदास शहर का एक निम्न मध्यवर्गीय आदमी है जो मारा जाता है हत्यारी संस्कृति के बीच में। उसको व्यक्त करने के लिए भी उस तरह की भाषा, वो भाषा काम आती है। ये भाषा की बड़ी ताकत है कि जिस संदर्भ में, जिन स्थितियों के विवरण में, जिन चीजों को कहिए कि जिस पात्र को या जिस समाज को या जिस वर्ग को, जो भी आप कहें, या जिस अस्मिता विशिष्ट को बताने के लिए एक खास तरह की भाषा रची गई है, वो भाषा उससे भिन्न परिस्थिति, भिन्न समाज, भिन्न अस्मिताओं में जाकर भी प्रभावकारी बनती है। उस भाषा का विकास होता है। तो इस तरह से भाषा को रचने का काम तो निराला ही ने किया था और फिर त्रिलोचन ने किया। ये तो इस दृष्टि से ये एक ही पक्ष था आज मैंने रखा था भाषा के मुक्ति का पक्ष। और इस पर एक लेख भी मैंने लिखा है, अगर कोई ज्यादा देखना चाहे तो वो लेख अनहद में छपा था, वो लेख त्रिलोचन काव्य भाषा से मुक्ति पर। तो काव्य भाषा से मुक्ति असल में नई काव्य भाषा का एक बहुत ही लंबा विस्तार है, जो भाषा आज तक चली आ रही है, आज भी वो कारगर है और आज भी वो भाषा आगे बढ़ रही है तमाम चीजें। क्योंकि भाषा की एक बड़ी ताकत तो होती ही है। अभी रामदास को ही मैं याद कर रहा था तो मुझे बार बार याद आया कि वो परिस्थितियां तो खत्म हो गई है। अब तो बताकर मारना आज के समय में कोई बड़ी चीज नहीं है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है उसमें। लेकिन फिर भी वो कविता ताकतवर है तो अपनी अंतर्वस्तु से भी जाता है, अपनी भाषा के कारण भी है। जिस भाषा में वो कविता रची गई जो है उस भाषा के कारण भी है। और इसलिए भाषा की ताकत का कविता में महत्व होता है। और भाषा की वो ताकत प्राथमिक रूप में त्रिलोचन के पास है और उसका सबसे सुंदर रूप आगे बढ़कर रघुवीर सहाय के आता है। और उसमें आगे विस्तार की भी जरूरत है। आगे विस्तार की इसलिए कह रहा हूं कि विष्णु खरे थोड़ा बदलते हैं भाषा, उनकी कुछ ज्यादा ही गद्यमय है वहां मामला। वो गद्य की चुनौतियां दो तरह से है। गद्य की चुनौतियों को स्वीकार करना अलग बात है और गद्य के सामने समर्पित हो जाना कविता का, ये अलग बात है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस पर कभी अलग से ये बात करेंगे। लेकिन रघुवीर सहाय तक उस विकास को ज्यादा श्रेष्ठतम रूप में उस भाषा को देख सकते हैं, जिस तरह से निराला की भाषा के विकास को हम अपने इस रूप में केदारनाथ सिंह के यहाँ देख सकते हैं। अब ये लोगों को थोड़ा अभी अटपटा भी लगेगा कि ये कैसे निराला की भाषा वो है, लेकिन कभी इस पर बात करेंगे। और मैंने लिखा भी है कि वो कैसे वो भाषा वहाँ विकसित होती। तो ये दोनों उस समय के बड़े कवियों का, जो बाद के दो बड़े कवि हुए, उसमें हम उस परंपरा को विकसित होते हुए देखते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि त्रिलोचन महाकवि थे, क्योंकि उन्होंने एक नई काव्य भाषा को एक नया रूप दिया, एक नया विधान दिया, एक नई जमीन दी और एक ऐसी जमीन, ऐसा विधान की जिससे वो भाषा अब तक चुनौती दे रही है और आगे भी देती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, लेकिन अगर कुछ हमारे मित्र कुछ चाहें तो समाप्त करने के पहले, कि मैंने सोचा था कि त्रिलोचन जी पर जो एक सोनेट है वो सुना दूंगा आप लोगों को, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कुछ प्रश्न आए या कुछ बातें, कुछ टिप्पणियां आपकी तरफ से आए तो उस बहाने भी थोड़ी बातचीत हो सके तो कर लें। वैसे समय काफी हो गया है और प्राध्यापक मैं हूं नहीं, 1 घंटा बोल नहीं सकता, आधे घंटा ही बोलता हूँ, बल्कि आधा घंटा से ज्यादा हो गया होगा हमारे। मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ, घड़ी सामने की बंद हो गई है। तो जीवन
ठहरा हुआ लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आधा घंटा ज़्यादा ही हो गया होगा। तो अगर कोई प्रश्न आप मित्र लोग जो दिखाई दे रहे हैं हमें, उसमें से कहीं से कोई आए तो बात करें। श्याम सुशील जी ठीक ही कहा हमने, महावीर की तरह ये बिल्कुल नई बात। वो स्यात है देत लोग, वो एक स्वभाव में था। वो स्यातवाद को जब हम समझते हैं इधर, चूंकि त्रिलोचन जी के उस स्वभाव को मैं पहले समझता था, जानता था, स्यातवाद ही को बाद में पढ़ा, नहीं जानता था। तो अब जब स्यातवाद को हमने समझा तो लगा कि ये परंपरा वहीं से आ रही है, ये बुद्ध की परंपरा नहीं थी। बुद्ध की परंपरा ज़्यादा बाबा में है, नागार्जुन में है। नागार्जुन बौद्ध हो भी गए थे, बुद्ध से गहरे प्रभावित थे, और बुद्ध की करुणा और फिर उनका जो एक मध्यम निकाय, वो तमाम चीज़ें नागार्जुन के पूरे लेखन में हम देख सकते हैं। और नागार्जुन के यहाँ भी अस्मिताएं और उसका चरित्र आया है कविता में, गद्य में। नागार्जुन को जब हम तो बात करें तो वरुण के बेटे जैसा उपन्यास उन्होंने लिखा, तो एक अलग है विषय। लेकिन कविता में जहाँ वो हैं, अगर चाहे हरिजन गाथा ही पढ़ लें तो हरिजन गाथा की भाषा या पूरा का पूरा जो उसमें जो चरित्र है, बिहार की एक घटना, एक जो हत्याकांड पर आधारित है वो, तो उस हत्याकांड के बाद जो चीज़ें गढ़ी गई है उसकी बहुत मजबूत वैचारिकी जरूर है वो, लेकिन उसमें उस समाज और ग्रामीण जीवन को उस रूप में नहीं लाया गया है जिस तरह से बहुत सीधे साधे शब्दों में भोरई और नगई जैसे चरित्रों को उठाकर त्रिलोचन रख देते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक बड़े कवि को लेकर लिखी गई एक साधारण कविता सुना रहा हूँ। साधारण दो अर्थों में है कि सोनेट मेरा को मैं बहुत साल भी नहीं पाता हूँ, हालांकि सोनेट का छंद इसमें है, और एक अर्थ में विशिष्ट है कि इसमें सारे शब्द, सारे प्रसंग त्रिलोचन ही से लिए गए। त्रिलोचन ही कई बार शब्दों को सरल भी बनाते थे। ये शब्द त्रिलोचन जी के यहाँ मनुख शब्द भले ही नहीं हो, लेकिन मैं मनुख लिखने की प्रेरणा भी त्रिलोचन की कविताओं को पढ़ के ही पा सका, जिसका हमारे एक वरिष्ठ आलोचक ने बहुत विरोध किया था कि छंद के नाम पर आपने मानुख लिख सकते थे, मनुख जो है वो शब्द होता ही नहीं। उसने कहा कि नहीं होता है तो कविता में हो जाएगा। गवई गांव के मनुख त्रिलोचन सीधे सादे, खुरदरी मुट्ठी में अपनी आकाश बांधे, चंपा को काले अक्षर का भेद बताते, जीर्ण शीर्ण को जीवन का मधुगान सुनाते, धरती के उस जनपद से है प्यार लुटाते, चले आ रहे। धरती के उस जनपद से है प्यार लुटाते, चले आ रहे। परिचित और अपरिचित सबको गले लगाते, परिचित और अपरिचित सबको गले लगाते, चले आ रहे आंखों में क्या भर लाए हैं, चले आ रहे आंखों में क्या भर लाए हैं, नगई के टोले से अभी अभी आए हैं, नगई के टोले से अभी अभी आए हैं। और इसका जो दूसरा खंड है, मतलब अंतिम जो 6 पंक्तियां हैं, 8 और 6 में उनकी कविता के बारे में भी थोड़ी बातचीत की है। कविता उनकी क्या दे सकती क्या देती है, कविता उनकी क्या दे सकती क्या देती है, सपनों के ढीले तारों को कस देती है, अपने दुख का स्वागत करती हंस देती है। सपनों के ढीले तारों को कस देती है, अपने दुख का स्वागत करती हंस देती है, नरम आँच झुलसाती नहीं पका देती है। कविता उनकी क्या दे सकती क्या देती है, नरम आँच झुलसाती नहीं पका देती है। भाषा की भट्ठी में ज्यों तपता हो कुंदन, भाषा की भट्ठी में ज्यों तपता हो कुंदन, ध्वनि में क्रिया में बल दे खड़े त्रिलोचन, ध्वनि में क्रिया में बल दे खड़े त्रिलोचन। ये शब्द उन्हीं के हैं सब जो सोनेट से आए हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उस महाकवि को भी, उनकी स्मृति में अभी 17 को उनका जन्मदिन बीता है, और आज उसी परंपरा में, उसी क्रम में हम याद कर रहे हैं। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं, और अर्पण जी को अवसर देने के लिए एक बार बहुत बहुत आभार, और आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद
संजीव बख्शी जी भी हैं, श्याम सुशील जी भी हैं, और कुछ नाम तो पता नहीं, असल में फ़ोन में करने से वो नहीं आता है, बहुत नाम छूट जाता है, लेकिन अनिल विभाकर दिख रहे थे मुझे, फिर अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दिखे थे जरूर दिख रहे हैं मित्रों में। और भी कुछ मित्र जो, एक तो कमज़ोर आँख, ऊपर से मोबाइल, तो बहुत सारे मित्रों को जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन बाद में जब सूची में देख लूँगा तो व्यक्तिगत रूप से भी कोशिश करूँगा कि वो करके फ़ोन करके आपके प्रति आभार व्यक्त करूँ। और अभी तो सबके को बहुत बहुत आभार, नमस्कार और धन्यवाद।